नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और आज कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसका ताल्लुक हर आम आदमी से है। अगर कोई शख्स अपनी या अपने किसी रिश्तेदार की बीमारी के कारण अस्पताल पहुंचे तो सबसे पहले एक मोटी रकम एडवांस में उससे रखवा ली जाती है। फिर जो इलाज शुरू होता है उसमें तरह तरह की जांच और सर्विसेज जुड़ती चली जाती हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आपका बिल मोटा हो जाता है, जेब पर भारी पड़ता है। कोविड के दौर में यह प्रक्रिया खास तौर पर परवान चढ़ी। मरीजों की यह आम शिकायत होती है कि उन्हें बिल का पता भी नहीं चलता। उनकी आम शिकायत है कि बिलों में ओवर चार्जिंग या छुपे हुए शुल्क होते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस वाले मामलों में ज्यादा गड़बड़ी मालूम पड़ती है। मेडिकल इंश्योरेंस वालों से ज्यादा शुल्क लेने की भी शिकायत है और निजी अस्पतालों से यह शिकायत ज्यादा है। अक्सर इसको लेकर विवाद भी होता रहता है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब अस्पतालों ने बिल न देने पर मरीज को रोक लिया। अब एक सर्वे आया है जिसमें लोग बता रहे हैं कि अस्पतालों की बिलिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों का यही मानना है। वैसे ये मसला ऐसा है जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग देश के हिस्सों में सामने आता रहा है और कोर्ट की दहलीज तक भी यह मामला पहुंचा है। इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों के बिल को लेकर सुनवाई की। अलग अलग सुनवाइयों में कई अहम बातें कही। कहा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नियमों को लागू क्यों नहीं कर रहे, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। इलाज की मानक दरों की अधिसूचना जरूरी है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राज्यों से बात कर अलग अलग सर्जरी की दरें तय होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा नागरिकों का मौलिक अधिकार है, सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। तो तमाम वो टिप्पणियां हैं जो इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट की टिप्पणी भी इस मामले में सामने आई है। 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट में देवेश सिंह चौहान बनाम राज्य और अन्य का केस आया। 2 जजों की बेंच ने आदेश दिया बिल ना भरा जाए तब भी मरीज को छोड़ा जाना चाहिए। ये कोर्ट ने कहा आप मरीज को बंधक नहीं बना सकते। कई बार ऐसा होता है कि बिल नहीं भरने पर मरीज को डिस्चार्ज ही नहीं किया जाता। मरीज के परिजन परेशान हो जाते हैं, तीमारदार परेशान हो जाते हैं। यह काम करने का तरीका नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह बात कही। अगर बकाया है तो भी पैसा वसूलने के लिए मरीज को नहीं रोक सकते। तो तमाम कोर्ट की टिप्पणियां आपके सामने हैं और जो सर्वे की बात है वो भी हमने आपके सामने रखी। और इस पूरे मसले पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सचिन तपाड़िया जी जो कि संस्थापक हैं लोकल सर्कल्स के। आपको बता दें कि लोकल सर्कल ने ही ये सर्वे किया है बिलों को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सचिन आपका। इसके अलावा डॉक्टर डी के गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि अध्यक्ष हैं फेलिक्स अस्पताल के। डॉक्टर गुप्ता आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख सचिन का ही करूंगा। सचिन, किन किन बिंदुओं पर आपने सर्वे किया और उसका निचोड़ सार उसका क्या है? तो ये मुद्दा काफी टाइम से आनंद हमारे पास लोग इसके बारे में लिख रहे थे और जो इसमें आम कंप्लेंट बार बार जो रिपीट हो रही थी वो यही थी कि जब हॉस्पिटल्स बिल जनरेट करते हैं तो उसमें पूरी जानकारी, डिटेल में जानकारी नहीं दी जाती है। अमूमन 3 अलग अलग हेड्स के अंदर में बिलिंग होती है या होनी चाहिए। एक होता है फैसिलिटीज, जो कि आपने वहां 3 दिन या 4 दिन रूम ऑक्यूपाई किया उसके चार्जेस। दूसरा होता है जो डॉक्टर्स या कंसल्टेंट्स जो आए, जिन्होंने आपको देखा, उनकी फीस। और तीसरा होता है जनरली जो कंज्यूमेबल्स, मेडिसिन जो आपने इस्तेमाल किया उसके चार्जेस। तो इसमें जो कॉमन कंप्लेंट थी वो ये थी, यानी ये देश भर के लोगों का सर्वे था, तो 300 के लगभग जिलों से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जो कॉमन कंप्लेंट थी वो ये थी कि सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो सारी डिटेल्स नहीं शेयर करते हैं अपने बिल में और उसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें होती हैं। एक तो कंज्यूमर के अंदर एक मिसट्रस्ट सा पैदा हो जाता है कि पता नहीं क्या चार्ज किया है, क्या नहीं किया है। दूसरा, इसकी वजह से इंश्योरेंस प्रोसेसिंग जो है वो लंबी हो जाती है, तो लोग जो हैं 6 से 12 घंटे तक इंतजार करते रहते हैं कई बार अपने इंश्योरेंस क्लेम का।
और तीसरा, लड़ाइयां भी होती हैं। हमने काफी बार ये जी। केसेस देखे हैं कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ में मारपीट, या रिसेप्शनिस्ट और रिसेप्शन के साथ में मारपीट, या बिलिंग सेक्शन के साथ में झगड़े। तो ये सारी दिक्कतें लोगों को आती हैं। और जब जी। ये सवाल पूछा गया तो इसमें लगभग 47% लोगों का कहना तो ये था कि हमको बिल के अंदर में सारी जानकारी डिटेल में मिली, लेकिन 53% लोग जो थे उनका कहना यह था कि हमको पूरी जानकारी नहीं दी गई। और ये जी। 53 में से 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारे बिल में खाली पैकेज नाम से सारे चार्जेस इकट्ठा करके डाल दिए गए, तो जी। कुछ भी डिटेल नहीं दी गई। तो ये तो सचिन, ये पहला तो एक सवाल पहलू था। हुआ आपके सर्वे का। अब मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आपके सर्वे में यह बात भी शामिल थी कि केवल पारदर्शिता ही मुद्दा था आपके सर्वे का, या फिर चार्जेस भी मुद्दा था आपके सर्वे का, कि ओवर चार्जेस की शिकायत भी रहती है? लोग कहते हैं कि इतना पैसा, इस सर्विस का इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है, क्या यह भी मुद्दा था? इस वाले सर्वे में हमने इस मुद्दे पे सवाल नहीं पूछा था। इसमें खाली ये था कि जो बिल आता है वो बिल जी। में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। चार्जेस कितने हैं, ज्यादा हैं कि कम हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बीच में टिप्पणी करी थी कि अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग चार्जेस क्यों होते हैं, उस मुद्दे को हमने नहीं पूछा इस सर्वे में। दूसरे सर्वे जो अभी चल रहे हैं उसमें वो सवाल भी किए जा रहे हैं, पर इसमें खाली बिल पे फोकस था। बिकॉज हमारा जो फोकस था वो जी। ये था कि ये एक छोटी प्रॉब्लम जो है, जिसको बोलते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट, वो है कि भाई जो बिल है, क्या इसका एक कॉमन फॉर्मेट बनाया जा सकता है जो सारे अस्पताल देश में, जितने रजिस्टर्ड अस्पताल, नर्सिंग होम्स, जी। कोई भी एंटिटी जो इलाज कर रही है, वो उस फॉर्मेट को यूज करे। आता हूं तो सचिन, हमने मैं ये आपके सब। पास इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। डॉक्टर गुप्ता का मैं रुख कर लेता हूं। यहां पर अध्यक्ष है फेलिक्स जी। अस्पताल के। डॉक्टर साहब, दो तीन अहम बातें। पहली बात तो ये शिकायत जो इस सर्वे में निकलकर सामने आई कि बिल में पारदर्शिता नहीं होती है, और 74% लोग ये कहते हैं कि बिल में पारदर्शिता होनी चाहिए, मदें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट सब कुछ उसमें बताना चाहिए। दूसरी बात जो इस सर्वे के बाद सवाल उठा कि क्या कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो कंज्यूमर है, चाहे वो पेशेंट है या किसी तरह का भी कंज्यूमर है, उसका पूरा हक है कि जो भी वो पे कर रहा है उसका उसको ब्रेकअप मिलना चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट मिलना चाहिए, और उसका जस्टिफिकेशन भी मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। दैट इज ऑल्सो हर और हिज राइट। अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल के सारे अच्छे हॉस्पिटल में, मैं नहीं बात कर रहा हूँ सर्वे में कहाँ किया गया कि रूरल एरिया में किया गया, नर्सिंग होम जहाँ पर मैनुअल बिलिंग होती है। इवन मैनुअल बिलिंग में का भी एक फॉर्मेट होता है कि रूम रेंट होगा, उसमें प्रोफेशनल चार्जेस में डॉक्टर विजिट्स होती हैं, आरएमओ चार्जेस होते हैं, नर्सिंग चार्जेस होते हैं, या लैब टेस्ट है, रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, उसमें एक्सरे सीटीएमआरआई हुआ उसका चार्जेस है, कोई सर्जरी या प्रोसीजर हुआ उसके चार्जेस हैं, या फार्मेसी हुई तो फार्मेसी का ब्रेकअप, फार्मेसी का अलग अलग से बिल मिलता है। इवन जो छोटे अस्पताल है वो भी नॉर्मली ये फॉलो करते हैं, कुछ अस्पताल हो जी। सकता है ना फॉलो करते हैं, उसके बारे में नहीं कहता, बट जितने अच्छे हॉस्पिटल स्टेबलिश्ड हैं, जो सर्टिफाइड हैं, उन सब में सॉफ्टवेयर होता है, एचआईएस होता है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ईआरपी सिस्टम है जिसमें सारे हेड्स का पूरा ब्रेकअप हो रहा, पूरा डिटेल्स हो रही है, क्वांटिटी होती है, डेट एंड टाइम होता है, कब विजिट करी आपने, क्या डेट, क्या चीजें लगाई हैं, उसका क्या बिलिंग नंबर, क्या आइटम नंबर, क्या बिल अमाउंट कितना है, और टोटल अमाउंट कितना, लास्ट में टोटल बिल भी होता है। तो मुझे लगता है जी। बिल्कुल हक है, अगर कोई हॉस्पिटल नहीं ऐसा कर रहा है तो उसको करना चाहिए। और इवन जो एज पर गाइडलाइंस, हर हॉस्पिटल्स को अपने टैरिफ रिस्क के एटलीस्ट बेसिक पैरामीटर्स को डिस्प्ले भी करना चाहिए अपने हॉस्पिटल रिसेप्शन पे, कि मेरा रूम रेंट इतना है, मेरा डॉक्टर चार्ज इतना है, रूम रेंट में सेमी प्राइवेट के चार्जेस क्या है, प्राइवेट के चार्जेस क्या है, आईसीयू के क्या है, एनआईसीयू क्या है, या सीसीयू के क्या है। तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी ज्यादातर बड़े अस्पताल में रखी जा रही है, या इवन मिड साइज हॉस्पिटल्स में भी। कुछ हॉस्पिटल हो सकता है इसको फॉलो ना कर रहे हैं, बट इतना नहीं हो सकता कि सिर्फ 47% ही कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट बिल मिला। बिल नॉर्मली 90% ज्यादा लोगों को ट्रांसपेरेंट बिल मिलता है। कुछ लोगों की जी। कंप्लेंट जो बताई 10% लोगों को पैकेज डिटेल मिलती है, डेफिनेटली सही बात है कि डॉक्टर जब गुप्ता, आप मेरे कोई पास समय पैकेज, कम है, आजकल जरा ये बता हॉस्पिटल्स दें में क्या भी कोई स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंस को फॉर्मेट हो बढ़ावा सकता देने है? की इस पर आपका क्या टेक है? ऑलरेडी है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो एनएबीएच अप्रूव्ड फॉर्मेट है, ठीक है, तो वो नहीं, फॉलो आप हो रहा शायद है। बात कुछ कर रहे लोग हैं, नहीं आप कर रहे शायद हैं, उनको बात कर रहे करना हैं चाहिए, बड़े बट शहरों की। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये ऑलरेडी ये है। सर्वे छोटे शहरों कस्बों में भी हुआ है। क्या इस दिशा में कोई कदम उठाना चाहिए?
बिल्कुल उठाना चाहिए। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो उसको स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए, बट डेफिनेटली वहां भी फॉलो हो रहा है। जैसे बहुत सारे छोटे शहर भी हैं, जो बिल बुक होती है, बिल बुक में भी इसी तरह से अगर कोई ऑफलाइन बिल बना रहा है उसमें भी इसी तरह से सारे फॉर्मेट में सारे पर्टिकुलर्स होते हैं, उसी के साथ बिलिंग होती है। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मेट नहीं है। बट मैं यही कहूंगा कि जो पैकेज वाली बात की, जो पैकेज में ट्रांसपेरेंसी और जी। ट्रस्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ सर्जरी, जो इलेक्टिव सर्जरी जो होती है, जिसमें हिडन चार्जेस की बात ना हो कि भाई सब कुछ इंक्लूडेड है, तो पैकेज में डिस्काउंट पे उसको पैकेजिंग कर दी जाती है। तो वो ऐसा बहुत नहीं है बहुत कि पैकेजिंग शुक्रिया हिडन डॉक्टर है, गुप्ता, बट हमारे से इस मतलब मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और सचिन का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने सर्वे किया और कुछ अहम बातें सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का। और अब मोटरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और मोटरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज। और अब बात करेंगे हरियाणा के सियासी घमासान की। हरियाणा में कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने में जुटी है। अब से थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और बीबी बत्रा राजभवन पहुंचे और ज्ञापन दिया। दरअसल 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद विपक्ष ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने राष्ट्रपति शासन लगाकर फिर से चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार सिर्फ तकनीकी आधार पर टिकी हुई है। नायब सिंह सैनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। हमने हाल ही में विश्वास मत जीता था और जब समय आएगा तो फिर से विश्वास मत हासिल कर लेंगे। उनको कोई किसी से सरोकार नहीं है। वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देना चाहिए लिखित रूप में राज्यपाल महोदय को कि उनके पास कितने विधायक हैं, वो लिखित रूप में दें। ऐसे गुमराह मत करें। अभी हमने विश्वास मत हासिल किया और जब समय आएगा हम विश्वास मत हासिल करेंगे। कांग्रेस के समय में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। लोगों को इन्होंने लाइन में लगा करके रखा है और इनकी सोच रहती है कि लोगों का ध्यान इनके घोटालों की तरफ ना जाए, लोगों का ध्यान इनके भ्रष्टाचार की तरफ ना जाए, लोगों को जो प्रताड़ित किया है उससे ध्यान डाइवर्ट करने की इनकी ये सोच रहती है और उसी को लेकर के इस प्रकार का रूमर इन्होंने फैलाने का काम किया है। संवाददाता गुरप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के लिए, तमाम पहलुओं पर बातचीत के लिए। गुरप्रीत, राजभवन का रुख किया कांग्रेस के नेताओं ने, आगे की रणनीति क्या दिखाई दे रही है कांग्रेस की? क्या अब सड़कों की लड़ाई पर भी उतर सकती है कांग्रेस? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछले 2-3 दिन में लगातार काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई। तो आज फाइनली भी हमने देखा कि सभी के सभी जिन्होंने पत्र लिखा था, खास करके कांग्रेस के नेता, वो वहां पहुंचे और अपनी लेटर जो राज्यपाल के सेक्रेटरी को दी, क्योंकि राज्यपाल ने कहीं जाना था। और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार खरीद फरोख्त कर सकती है जो विधायकों की। तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन भी बताई कि हमारे पास 30 एमएलए है, 10 जेजेपी के हमारे साथ है और अभय सिंह चौटाला INLD के और बलराज कुंडू
उन सबको मिला के हमारे पास बहुमत बनता है, क्योंकि बहुमत के लिए 45 चाहिए जबकि सरकार के पास 43 है। वो कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री को ये लगता है कि मुख्यमंत्री के पास मेजॉरिटी है तो उन्हें फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए, और वो क्यों टेक्निकलिटी में पड़ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि 6 महीने में दोबारा नहीं हो सकता, जबकि वो जब हमने किया था तब वो अलग कहानी थी, अब अलग कहानी है, क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट एमएलए कांग्रेस के पास आ चुके हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की क्या रणनीति रहती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के नेता हैं उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कहा था कि अगर जो गवर्नर हरियाणा है नहीं बहुमत के लिए और फ्लोर टेस्ट के लिए कहते तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा भी खड़खड़ाएंगे। तो कहीं ना बहुत कहीं शुक्रिया आपका गुरप्रीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने सियासी कदम तो उठा दिया है, मांग की जा रही राष्ट्रपति शासन की और कोर्ट के दरवाजे तक जाने की बात भी कह रही है। इस बीच दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। हरियाणा में जिस प्रकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है, मौजूदा भाजपा सरकार हरियाणा की अल्पमत में आ गई है। आपको याद होगा इन्होंने 48 विधायकों की लेटर गवर्नर को दी थी, उनमें ये 3 विधायक भी थे और 2 इनके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, रणजीत चौटाला और मनोहर लाल जी, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अल्पमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये सरकार तुरंत इस्तीफा दे नैतिकता के आधार पर, और यदि इस्तीफा नहीं देती तो राज्यपाल महोदय को मामले का संज्ञान लेते हुए हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाकर निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए, हमारी मांग है। तो हरियाणा में इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। वैसे 2 पहलू हैं इसके। हरियाणा की जो रीजनल यूनिट है, यानी कि हरियाणा की जो कांग्रेस यूनिट है, वो क्या सोच रही है और आलाकमान इस पर क्या सोच रही है, ये भी एक अहम सवाल है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। केजरीवाल को 1 जून तक ये अंतरिम जमानत मिली है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो तिहाड़ जेल पहुंच गया है। अंतरिम जमानत खत्म होते ही 2 जून को केजरीवाल सरेंडर करेंगे। एक और खास बात है वो ये कि इस दौरान ना तो वो सीएम दफ्तर जा पाएंगे, और अगर कोई फाइल साइन करनी है तो वो एलजी की इजाजत के बिना नहीं कर पाएंगे। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ, और लेकिन मुकेश का हम रुख करें उससे पहले जो प्रतिक्रिया इस पूरे मसले को लेकर आई है वो आपको दिखाते हैं। सीएम सर, एलजी सिंह की सरकार जो है, देखिए ये अभूतपूर्व है, ये एक तरीके का चमत्कार है, और मुझे लगता है कि पीएमएलए जैसे मामले में 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी मुझे लगता है प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। आज आरोपों की चिंता किसी को है ही नहीं। आरोप लगाना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, कौन पूछ रहा है उनके आरोपों को। बड़ी बात यह है कि अब 22 दिन में चुनाव को अरविंद केजरीवाल पलट देंगे, और फिर आरोप तो चलते रहेंगे। ऐसी तो खूब जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ाइयाँ हमारे विधायकों ने लड़ी हैं। सैकड़ों केस हमारे विधायकों पे हुए, और सैकड़ों केसों के अंदर खूब चलाया गया कि ये आदमी ये है, ये आदमी ये है, और सबके अंदर जो है बाइज्जत भरी हुए हमारे लोग। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज महानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है, और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। उधर कांग्रेस ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का स्वागत करते हुए कहा है कि उम्मीद है हेमंत सोरेन को भी राहत मिलेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात
प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट करके कहा है कि मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि श्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। मौजूदा चुनाव में इससे काफी मदद मिलेगी। खुशी जाहिर की है ममता बनर्जी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर। और अब हम सीधे रुख करते हैं मुकेश का। मुकेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तिहाड़ जेल तक पहुंच गया है, इसके आगे का प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो तिहाड़ जेल पहुंच गया है। और आमतौर पर होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी आरोपी को कोई रेगुलर बेल देता है या इंटरिम बेल देता है तो वो आदेश पहले जो ट्रायल कोर्ट है वहां पर जाता है और ट्रायल कोर्ट बेल की शर्तें तय करता है और फिर रिलीज ऑर्डर जारी करता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल आदेश दिया है जिसके तहत ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो बेल बॉन्ड है वो तिहाड़ जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके सामने भरा जाएगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में है, वहां पर जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके सामने ही 50,000 का जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो उनके परिवार के लोग भरेंगे। तो तिहाड़ जेल में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहुंच गया है। यहाँ पर अब जो उनके परिवार के लोग हैं, जानकार हैं, वो यहाँ पर बेल बॉन्ड भरेंगे। बेल बॉन्ड भरने के बाद करीब 1 घंटे का वक्त और लगेगा, क्योंकि बेल बॉन्ड भरने के बाद जो यहाँ पर कागजी कार्रवाई होती है तिहाड़ जेल में, जिसमें जो कैदी होता है उसको तिहाड़ जेल के कई रजिस्टरों में साइन करना होता है। उसकी जो बिलोंगिंग्स होती हैं वो तिहाड़ जेल को उसको देनी होती हैं। तो इस पूरी कार्रवाई में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। तो ये माना जा रहा है कि अगले 1 घंटे में जो बेल बॉन्ड है वो भर लिए जाएंगे और उसके अगले 1 घंटे में जो अरविंद केजरीवाल है वो तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। जी, इसके अलावा जो शर्तों की बात है, कुछ एक बातें तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कही है कि वो सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे, फाइल्स पर साइन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी कुछ और शर्तें सामने आ सकती हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि जो शर्तें होती हैं बेल बॉन्ड के दौरान वो ट्रायल कोर्ट तय करता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अलग मानते हुए ये सारे अधिकार जो है बेल बॉन्ड का अधिकार जो है सुपरिटेंडेंट को दे दिया है। बाकी जो शर्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय कर दी हैं, जिसमें कहा है कि जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले या अपने मामले में किसी से भी इस बारे में कोई पब्लिकली बात नहीं करेंगे। इसके साथ में जो मुख्यमंत्री के तौर पर जो फाइलें होती हैं वो साइन नहीं करेंगे। अगर कोई फाइल साइन करनी है तो उसके लिए एलजी की मंजूरी लेनी होगी। गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और 2 तारीख यानी 2 जून को उनको तिहाड़ जेल में वापस सरेंडर करना होगा। तो ये शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने तय की हैं और ये कहा है कि जेल के सुपरिटेंडेंट के सामने जो अरविंद केजरीवाल है उनका बेल बॉन्ड भरा जाएगा। 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत है और जमानत देने वाले उनके 2 परिवार के लोग होंगे, जिसमें उनके जानकार भी हो सकते हैं, परिवार के लोग भी हो सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस ये माना जा रहा है कि अगले 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अगले 2 घंटे के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। एक खास 2 घंटे में केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। और ये कहा, हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला टॉपिक ऑफ द डे। दिल की बीमारी का इलाज जरूर। और अब बात समस्तीपुर की। यहां 2 युवा उम्मीदवारों का मुकाबला है। दिलचस्प यह है कि दोनों के पिता जेडीयू सरकार में मंत्री हैं। एक मंत्री के सामने असमंजस है क्योंकि उनका बेटा ही उनके गठबंधन के खिलाफ मैदान में है। प्रभाकर कुमार की यह रिपोर्ट देखिए।
समस्तीपुर की लड़ाई सबसे अलग है क्योंकि यहां मुकाबला जेडीयू के 2 मंत्रियों के बच्चों के बीच है। यहां से एलजेपी के टिकट पर एनडीए की तरफ से शांभवी चौधरी मैदान में हैं। सन्नी हजारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और उनके सामने हैं कांग्रेस से सनी हजारी। सन्नी हजारी जैसा हो। शांभवी के पिता अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। वहीं सनी हजारी के पिता महेश्वर हजारी भी जेडीयू के पुराने नाम हैं और नीतीश सरकार में मंत्री हैं। जब आप रणभूमि में उतर गए तो सामने कोई भी आए, लड़ाई तो उतना ही होना है, तो कोई ना कोई तो आना ही था। ऐसा तो नहीं है कि हम निर्विरोध जीत जाते, कोई ना कोई आता ही। तो ठीक है, उनको भी ऑल द बेस्ट है, बट हमको पूरा विश्वास है कि जो जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है, उस प्यार और आशीर्वाद को हम बनाए रखेंगे और ये जो जंग है वो हम जीतेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। वो अपने बात रख रहे हैं, मैं अपना बात रखूंगा। लोगों के बीच में जो अभी तक काम किया हूँ उसको लेके जाऊंगा, उनसे आशीर्वाद इसने प्राप्त करूंगा। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। अशोक चौधरी तो शांभवी की जीत के लिए कमर कसकर मैदान में हैं, लेकिन महेश्वर हजारी के सामने असमंजस के हालात हैं। जेडीयू से मंत्री रहते हुए वो कांग्रेस उम्मीदवार बेटे के पक्ष में और एनडीए के विरोध में कैसे प्रचार करें। शायद इसीलिए वो दिन भर होटल के एक कमरे से बैठकर चुनाव संचालन करते हैं और रात में छुपकर सभाएं करते हैं। लेकिन ऐसी बातें भला कहां छुपती हैं। कोई बाएं दाएं हम लोगों के उम्मीदवार के खिलाफ यहाँ पर गड़बड़ कोई कर रहा है तो चुनाव के बाद उससे हम मुक्ति ले लेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई शांभवी जी को जिताइए, हम लोग के उम्मीदवार को। हर किसी को जो जिस पार्टी में होते हैं और जिस दल में होते हैं उसके धर्म का पालन करना चाहिए। वही सबसे बड़ा धर्म होता है राजनीति में। और हम उनके पिताजी जो है उनका भी हम आशीर्वाद मांगेंगे। पिताजी मुझे आशीर्वाद दिए हैं, पंचायत समिति में बना हूँ, मैं प्रखंड प्रमुख बना हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद रहा है और मुझे उस काबिल बना दिए हैं कि आप जाइए और देश के पटल पर भी काम कर सकते हैं। पटना के एक प्रतिष्ठित स्कूल की छात्रा शांभवी बाद में दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ी हैं। फिलहाल वो मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं। 24 साल की शांभवी की चर्चा हर तरफ हो रही है। चर्चा ने जोर उस समय पकड़ा जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से शांभवी को आशीर्वाद दिया और अपनी बिटिया कहकर संबोधित किया। एलजेपी की हमारी बेटी श्रीमती शांभवी चौधरी जी पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। शांभवी की उम्मीद अपने पिता की लोकप्रियता के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार पर टिकी है। वहीं सनी हजारी को लालू यादव के जातीय गणित से बहुत उम्मीदें हैं। समस्तीपुर का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि यहाँ के दोनों प्रत्याशी युवा हैं और पहली बार चुनाव मैदान में कूदे हैं, पर दोनों के पिता बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता हैं और लोगों का मानना है कि यह लड़ाई शांभवी और सनी के अलावा अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी की भी लड़ाई है। एक और जहां लालू यादव के कुनबे ने सनी हजारी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं शांभवी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और लोजपा और जदयू का पूरा कुनबा मैदान में डटा है। समस्तीपुर से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे सवाल इंडिया का। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाइए कहीं नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं।